कंसिस्टेंसी। चलो थोड़ा 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स हो उसके 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड द डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंटेड इन 1494 बाय लुकास पासियोली एंड ही वाज डबल इफेक्ट कैसे पड़ता है सर? डबल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन पहले क्या होता है पता होगा आप लोगों को, बताया है। ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशंस। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, यानी या सपोज करिए एक सेल ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन है। सेल मतलब क्या हुआ, बेचना। अब हम गुड्स बेचेंगे तो कोई वैल्यू होगी ना। मान लो कि 50 रुपये का हमने सामान बेचा, सेल किया, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन, दिस कॉल्ड द ट्रांजेक्शन। जब ये ट्रांजेक्शन है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग। अब एक ऑर्गेनाइज बिजनेस जो होता है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज बिजनेस थोड़ा छोटा मोटा, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, बस वो अपने डायरी में लिखेगा कि हमने सेल किया। अब ये सेल कैसे करेंगे, सेल करने के 2 फॉर्म हो सकते हैं, इधर आप कैश सेल करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल मीन्स उधार बेचते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने ये सेल किया फॉर कैश, ठीक है। तो एज अ बिजनेसमैन या एज अ सेलर मुझे क्या मिला, मुझे हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन कंसिडरेशन, प्रॉफिट लॉस नहीं, पैसा मिला। प्रॉफिट लॉस तो हम जब नेट करते हैं सेल और कॉस्ट को, तो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। मुझे 50,000 रुपया मिला ना, तो 50 रुपया मिला, जो किस फॉर्म में मिला, कैश के फॉर्म में। तो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसमें से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या अकाउंटिंग हेड क्रिएट होंगे, जो हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो कैश के फॉर्म में मिला तो मेरा एक कैश अकाउंट बन जाएगा, मतलब एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम रहेगा कैश अकाउंट। जैसे आप बैंक में खोलते हो, बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट है, वो जो कैश अकाउंट हो गया, कैश के फॉर्म में। दूसरा कि जो कैश के फॉर्म में जो 50,000 मुझे मिला, इसका मोड यानी सोर्स ऑफ रिसीविंग ऑफ 50,000 क्या है, क्या सोर्स है, पैसा कैसे आया, सेल करके आया। ये पैसा कैसे आया बेटा, यानी हम सेल किया कितना का, 50,000 का, तो हम कह सकते हैं सेल वैल्यू 50,000 का है। तो इसके लिए हम एक और अकाउंट तैयार करेंगे जिसका नाम होगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि अगर हमको ड्यूरिंग द ईयर या पूरे साल भर का सेल्स आइडेंटिफाई करना है कि मैंने पूरा सेल्स कितना किया होगा, तो उसके लिए हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे। 50,000 का एक बार तो सेल नहीं ना करेंगे, हमेशा सेल करेंगे, कभी 50,000 का, कभी 5 लाख का, कभी 5 लाख का सेल करेंगे। तो हम जो फाइनेंशियल रिजल्ट निकालते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो हमारा इनपुट जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, यानी ट्रांजेक्शन्स हुआ, वाउचर मिला, उसको हम रिकॉर्ड कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। आज हुआ कोई, रिकॉर्ड कर दिए, हमने रेंट पे किया, हमको डिविडेंड मिला, हमने बैंक में जमा किया, हमने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट मिला, सैलरी पे किया। दिस ऑल आर द ट्रांजेक्शन, दिस ऑल आर द प्रोसेस, दिस ऑल आर द इनपुट्स। ये क्या है, इनपुट है, और ये हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। क्या है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो डेली होगा, क्या होगा, डेली। लेकिन हम डेली रिजल्ट नहीं निकालेंगे। आप जैसे डेली पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन एग्जाम दोगे एंड देन आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो उसी प्रकार हम इनपुट डाल रहे हैं, यानी हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो ओवरली थोड़ी ही होगा, वो सब ऑन पेपर हम रिकॉर्ड करेंगे ना, बिकॉज मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड है। हमें ना हायर अथॉरिटी को जवाब देने हैं, हमने सेबी के लॉ को फॉलो करने हैं। मान लो बैंकिंग बिजनेस है तो आरबीआई के नियम को फॉलो करने हैं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देंगे, उसके लिए बात करनी, उसको फॉलो करना है। जीएसटी को हम जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी पे करेंगे। मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो कहीं ना कहीं WTS में रिलेशन होगा। फॉरेक्स की डीलिंग होगी, फॉरेक्स इन द सेंस फॉरेन एक्सचेंज। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट
हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सिस्टम के तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो जो हम मेंटेन करते हैं तो क्या है कि एक छोटा सा ट्रांजेक्शन अगर हुआ कि गुड्स सेल किए तो इसमें 2 अकाउंट्स तैयार हो गया, गुड्स सोल्ड किए तो इसमें 2 अकाउंट तैयार क्या हो गया कि एक कैश में अगर सेल किए तो कैश अकाउंट तैयार हो गया, और हम चूंकि हमने सेल किया था इसके लिए तैयार हो गया सेल्स अकाउंट। तो डबल एंट्री क्या कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैज इट्स 2 इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर जो सेल ऑफ गुड्स 50,000 का हुआ, इसका 2 इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मेरा कैश इंक्रीज कर गया 50,000 रुपये से। एज ए बिजनेसमैन मेरे यहाँ 50 रुपया आ गया तो मैंने एक कैश अकाउंट बना लिया। अब डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा, जब हम रूल्स पे आएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे यहाँ कैश अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा कि सेल्स, मेरा अभी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 50 से और बढ़ गया, कह सकते हैं ना, सेल्स मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, तो एक सेल्स अकाउंट तैयार हो गया। तो एवरी ट्रांजेक्शन इवेंट हैज इट्स 2 इम्पैक्ट, एक डेबिट होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जो 2 इम्पैक्ट, 2 अकाउंटिंग हेड तैयार हो रहे हैं, कैश अकाउंट और एक, इसी में डेबिट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ये हम फर्दर जब रूल्स पे आएंगे तो हम और क्लैरिफाई कर देंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो पहले आप देखो, जो छोटा मोटा बिजनेसमैन होता है जिसको अनऑर्गेनाइज कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेसमैन कहते हैं, जिसको सेबी के लॉ, कंपनी के लॉ, इनकम टैक्स के लॉ, जीएसटी के लॉ को फॉलो नहीं करने होते हैं, वो ये सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। उनका जो रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पे। किसे मेंटेन करते हैं, सिंगल। एक चैप्टर भी है आपके 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम, वो पढ़ना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। हमारी शुरुआत होती है बुक कीपिंग, यानी प्रॉपर बुक्स मतलब हुआ यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको हम बोलेंगे बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहानी थे। फंडामेंटल अकाउंटिंग सिस्टम 3 है। फंडामेंटल जस्ट इन द सेंस कि सर बेस ऑफ अकाउंटिंग है कि जिसके बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वो 3 अकाउंटिंग है। कंसिस्टेंसी, जो हम कंसिस्टेंट्स हैं, कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि अगर हम एक ही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को हर साल हम फॉलो करते हैं, जिसमें चेंजिंग नहीं लाते तो उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। हाँ, कभी अगर कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, मतलब कि सर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने लगे, जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उससे कंपनी को का ग्रोथ है नहीं हो रहा है, तो आप अपने कंसिस्टेंसी में क्या करेंगे, पॉलिसी में आप चेंज कर सकते हैं। समझ गया। दूसरा एक्रूअल भी डिस्कस कर दिया गया है। एक्रूअल इन द सेंस व्हाट एवर इनकम और एक्सपेंस एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो जिस साल का ट्रांजेक्शन है उसी साल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हम क्रेडिट परचेज किए, मान लो तो हम 50 का क्रेडिट परचेज किए मार्च में, ठीक है, उधारी मेरी एक लाइबिलिटी बन जाएगी ना 50 की, देन हम देंगे ना पैसा, और ये 50 हम अप्रैल में पे करते हैं। कब पे करते हैं, तो परचेज जो वैल्यू 50 माना जाएगा वो 50 का परचेज वैल्यू अप्रैल का माना जाएगा कि मार्च का माना जाएगा, मार्च का माना जाएगा। और वो जो सेलर जो सेल किया है वो अपना सेल्स वैल्यू किस महीने का मानेगा, मार्च का ही मानेगा, जिसको ट्रांजेक्शन मार्च में हो गया है। तो जब जिस समय ट्रांजेक्शन हो जाए उसको उसी साल रिकॉग्नाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पैसा आप आगे पेमेंट कर रहे हो या एडवांस पेमेंट कर दो। मान लो कि हमने एडवांस पेमेंट किया, तो एडवांस पेमेंट किया तो ट्रांजेक्शन हुआ, उसको एडवांस में हम मान लेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक्रूअल कहता है व्हाट एवर इनकम और एक्सपेंस एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और आई एम गिविंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइजू। सब जानते होंगे बाइजू को। बाइजू का अस्तित्व अब क्या है, खत्म है लगभग। जो बाइजू के जो ओनर है, क्या नाम है, रविंद्रन बाइजू, ठीक है ना। उनकी जो वेल्थ थी एक साल पहले 17,000 करीब में थी, अब वेल्थ क्या है, 0 है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही हम इसे कहानी बताते हैं। बाइजू क्या करती थी, बाइजू कंपनी जो है मतलब बाइजू के पास तो पैसे बहुत सारे थे, इसलिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े लोगों को बनाया, जैसे शाहरुख खान हो गया, आपका मेसी हो गया। मेसी को पता है 400 करोड़ मिलता था साल का, 400 करोड़। वो पैसा कहाँ से आता था, आप लोग जैसे स्टूडेंट के यहाँ से ट्यूशन फी आएगा तभी तो उससे खर्च होगी, मेरी बात समझ में आई ना। तो बाइजू का क्या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था या एडमिशन प्रोसेस क्या हुआ करता था कि बाइजू अब सबके घर जाता था, रात के 8 बजे भी जाता था, 9 बजे भी जाता था,
मुझे ऑलरेडी फ़ोन आ चुका है पेरेंट्स का कि क्या करें, 9:30 बजे रहा है, तो 9:30 बजे फ़ोन आया था कि सर अभी बैठे हुए सामने एडमिशन करवाना चाहते हैं, बच्ची पास कर गई है, स्कॉलरशिप 25% डिस्काउंट कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम सबके घर में, सब बच्चे लगभग पास करते थे या डिस्काउंट कर देते थे। अब मान लीजिए हमको 20,000 फी लेने हैं और हम कर दिए 25,000 फी, बोल देते हैं 20% डिस्काउंट, तो पेरेंट्स खुश हो जाएगा, 20% डिस्काउंट हो गया, हमको तो 20 ही लेना है, ऐसे होते थे। तो बायजू का जो एडमिशन प्रोसेस था कि मान लो बच्चा 5th क्लास में है या 6th में है, तो वहाँ से एडमिशन लेता था 10th तक या 12th तक लेता था, 10th तक, यानी 5 साल का एडमिशन आपको एक के साथ ले लिया। वो फ़ी आपके साथ एक के साथ ले लेता था। अब पेरेंट बोलते थे सर फ़ी तो पूरा नहीं दे पाएंगे, तो बायजू का बैंक से एक अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था फाइनेंस करने का कि सर हम आपको जैसे एजुकेशन लोन दिवा देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आप EMI पेमेंट करते रहिए। तो बायजू के साथ अब बहुत सारे पेरेंट एग्री हुए कि बायजू मतलब पूरा फ्लोरिश कर रहा था, बढ़ रहा था आगे। जैसे अच्छा हम लोग जो इंसान है ना, हम लोग जिसका नेचर जो बना ना, ये होता है भीड़ की तरफ जाना। किसकी तरफ जाना? भीड़ की तरफ जाना। जहाँ ज़्यादा एडमिशन हो रहा है उधर चल जाएंगे। तो बायजू में खूब एडमिशन हो रहा था ऑनलाइन में, उधर चल जाएंगे, जैसे अभी फिजिक्स वाला की तरफ, तो उधर चले जाना। अब बायजू में ऐसे क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि एक पड़ोस में एक के हम एडमिशन करवाया था, दूसरे पड़ोस के बच्चे भी कहीं अरे हम भी वहीं करवा देते हैं, और उसमें आपको किट बैग बड़ा अच्छा शानदार तरीके से सजा कर दे रहा था। क्या हुआ कि जिस एक साल बहुत ज़्यादा एडमिशन, लॉकडाउन समय में बहुत एडमिशन हुआ ऑनलाइन क्लासेस, अब बायजू नंबर 1 पे थी। तो 5th से लेकर 10th तक, मेरा बात को ध्यान सुनिएगा, 5th से लेकर 10th तक का रेवेन्यू जो हुआ वो बायजू 21 साल में रेवेन्यू इनकम मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट तो हर साल बनता है। बायजू को मिला मान लो कि एक साल का फी है 50,000 रुपया, एक बच्चे से 5 साल का फी मिल गया 2.5 लाख रुपया, बैंक ने उसको दे दिया। अब बैंक को कौन देगा? टीचर, पेरेंट देंगे, EMI में दे देंगे, मतलब पैसा पूरा बायजू को मिल चुका है। पैसा देने वाला बैंक है, अब बैंक को देने वाला कौन है? पेरेंट है। पेरेंट इंटरेस्ट के 2.5 लाख है, तो 50 से मान लो इंटरेस्ट बनेगा, EMI पे 3 लाख रुपया दे देंगे। ऐसी होती है कहानी फाइनेंस में, ठीक है ना बेटा? अब 5 साल का रेवेन्यू 2.5 लाख रुपया जो बना एज ए एवरेज, वो मिल गया बायजू को। अब मुझे बताइए, आप 5 दिन से आप क्लास 4 दिन से कर रहे हैं, इतना सा अकाउंट सीखे हैं भी आप, ये 5 साल का जो 2.5 लाख रेवेन्यू है, क्या एक साल में हम मानेंगे कि 5 साल में हम उसको मानेंगे? सालाना हमको कितना मानना पड़ेगा? 50,000 ही मानना पड़ेगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है। आप अगर 2.5 लाख मिले ना, लिए ना, आपने 2.5 लाख तो ले लिया, तो आप बोले सर 2.5 लाख तो हम ले लिए तो मेरा इनकम बन जाएगा ना? नहीं, ये एडवांस है आपके लिए। सपोज करो कि कोई पेरेंट चाहे कि सर हम 5th में ही पढ़ाना चाहते हैं, 6ठा से बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, बच्चे को पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, ऐसा डीम्ड है कि सबको अच्छा लग जाएगा, नहीं डीम्ड है सर 6ठा से नहीं पढ़ा, तो क्या बायजू उसको रिफंड नहीं करेगी? कर देगी। तो जब आप एडवांस इनकम लेते हैं तो दैट विल बिकम योर लायबिलिटीज। इनकम एडवांस ले लिया गया ना, अगर हमने उनका काम नहीं किया तो पैसा हम वापस कर देंगे, यही ना बात होती है। तो बायजू क्या करता था, अब ऐसे तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, अब लाखों स्टूडेंट का जो हमको 5 साल में रेवेन्यू ईयर बाय ईयर मानना है, हम तो 5 साल का रेवेन्यू 21 साल मान लिए। इसलिए देखिएगा बहुत सारे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में आया कि बायजू का इनकम जो स्टैटिकली जो मतलब कि यहाँ था, एक ही साल में यहाँ हो गया। अब तो कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो ऐसे ग्रो करेगी? ग्रो करने का तरीका क्या होता है? कोई भी कंपनी, ये बिटकॉइन थोड़ी है चाहे सिर्फ बढ़ गया किस साल में, कोई भी कंपनी जो ग्रो करती है तो कैसे ग्रो करती है? मान लो कि एक लाइन है हमारा, कोई टाटा, कोई भी टेस्ला जो भी है, ग्रो करती है, खूब ग्रो करती है, ऐसे करती है कि गिरती भी है, ऐसे करती है, ऐसे ना करती है। तो आप इससे यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तो हाँ यहाँ ऐसे ग्रो कर गया, तो ये एक साल नहीं ना हुआ, मान लो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 साल लगा ग्रो करने में इतना। बायजू का क्या कहानी था? ऐसे था। अब उसका ऑडिट हुआ,
गवर्नमेंट का नोटिस गया, जीएसटी का नोटिस, ईडी का छापा पड़ा, ईडी ढूंढ रहे तो कैसे इतना पैसा बना लिया गया। ऐसा कब नोटिस में आया जब वो मेसी को, जो ब्रांड सबसे बड़ा काल उसका बना मेसी जैसे हर्षद मेहता की कहानी सुनिएगा, उसका भी काल बना, जब वो लेविश लाइफ को जीने लगा तो सबके नजर पे आ गया। ध्यान रखिएगा, आप जीने में कितना कमाई ना नजर में मत आइए, तो काल बन जाएगा आपके लिए, कोई ना कोई चढ़ा देगा आपको, कोई आपके पीछे जरूर पड़ जाएगा कि बढ़ कैसे गया ये। और जिंदगी में हमेशा हम बढ़ते हैं ना, कोई भी इंसान बढ़ते, तो हमारे जीवन में कोई कर्म ऐसे होते हैं जो गलत जरूर किए होते हैं, छोटे मोटे या गलत में फंस जाते हैं। तो whatever, तो बाइजू के पीछे पड़ गया ईडी तो जानकर करते किसी के पीछे पड़ जाता है पड़ गया, उसका ऑडिट हुआ, पता चला इधर देखो अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो हमने बताया, तो फंडामेंटल यानी उसने फंडामेंटल ही अकाउंटिंग का फॉलो ही नहीं किया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट उसने फॉलो नहीं किया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही होता है, व्हाट एवर इनकम और एक्सपेंसेस एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपने इनकम एडवांस लिया तो दैट विल नॉट द इनकम ऑफ दैट टाइम। आपने किसी को एक्सपेंसेस एडवांस पे कर दिया, जैसे प्रीपेड कहते हैं, yes. तो that will not the expense of that time, that will expense will adjusted in the subsequent financial year। अब सपोज हम विराट कोहली को नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, अब जवाब दीजिए आप लोगों को, विराट कोहली को नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, उसको हम 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ कम बोल दिए क्या, 10 करोड़ मान लो ना, हम लोग के लिए ज्यादा होता है, 10 करोड़ रुपया का हम वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसको, पेमेंट करते हैं। अब 10 करोड़ रुपया हम देते हैं 5 साल के लिए, सर 5 साल आप हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, तो हर साल मेरा जो खर्चा एडवर्टीजमेंट का खर्चा माना जाएगा वो 2 करोड़ माना कि एक साल में 10 करोड़ मान लिया जाए, 2 करोड़ मान लिया, डेफर्ड करिए, एक्सपेंस को डेफर्ड कर दीजिए। अगर आप एक साल में पूरा बर्डन डाल दें तो हो सकता है हेवी लॉसेज हो जाए, तो खर्चा तो 5 साल का है ना। तो यही कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल तो बढ़िया समझ गए, बाजू के एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या हमें कहता है, एंड दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब एक रिजल्ट न्यूज आया था पेरेंट्स का, एक पिताजी, एक माताश्री और एक स्टूडेंट, तीनों गया बाजू के ऑफिस, वो गया रिफंड मांगने की, हम पढ़े नहीं, हमको पैसा दीजिए, जितना दिन नहीं पढ़े हैं या जितना दिन पढ़ लिए हैं उतना काट के पैसा दीजिए। और वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टाफ बोलता है सर पैसे नहीं है, मतलब कि हम बात करते हमारे सीनियर आते हैं तो, अब तो सबको तो वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है और सारा ऑफिस ब्रांच बंद कर दिया गया ऑफलाइन वाले, तो वहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ था, इसमें ही स्क्रीन लगा हुआ था, वो उठा कर ले गया, बोला कि तो पैसा दे दा, पैसा लेके आना तो ले जाना, ऐसा आप लोग देखे होंगे। ऐसी स्थिति बाइजू हुई 17। अब देखो आप वहां पे देखिए, आप गए ऐसे और फिर ऐसा ही हो गया, क्रिकेट बॉल मारे ऊपर सीधे नीचे गिरा। चलिए लाइफ में वैसे नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए तो हम लोग अब थर्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग समझते हैं, एंड दैट इज व्हाट। आज का डेट कितना होगा? 20। गोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसर्न कहते हैं। अब गोइंग मतलब जो भी बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए रन करता है उसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न, चाहे वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, कोई कंपनी हो, कोई भी बैंक हो या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है तो वो बिजनेस करने का मकसद प्रॉफिट कमाना रहता है, बिजनेस को ग्रो करना और एक्सपैंड करना रहता है, बिजनेस को बंद करना नहीं रहता है। हमारे बिजनेस में कोई इकोनॉमिक इश्यूज प्रॉब्लम्स आते हैं जहां हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट तो सबके लिए है, लेकिन देखते होंगे इसी बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया, कोई बिजनेस बंद हो गया। जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी कहानी समझ लीजिए, दोनों बिजनेस में थे, दोनों रिलायंस में थे, लेकिन एक का बिजनेस काफी आगे ग्रो कर गया, एक का बिजनेस लगभग बंद हो गया। और उनको सबको इन्वायरमेंट तो सेम मिला, तो हमारी पॉलिसी भी इम्पैक्ट करती है कि हमारी कैसी पॉलिसी होगी जिससे बिजनेस हमारा आगे बढ़े, ठीक है ना।
तो गोइंग कंसर्न होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि कोई बिजनेस, जैसे 2 पर्सन मिलकर एक पार्टनर बिजनेस को करते हैं, मतलब ये रोड बनाना है, यहाँ से छाता चौक से लेकर कलमबाग चौक तक बना देना है, हम लोग बिजनेस में पैसे लगाएंगे, रोड बन जाएगा, बिजनेस को बंद कर लेंगे। अब मान लो उसको बनाने में 1.5-2 साल लग जाएगा, वैसा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होता है जहां पर बिजनेस जो है फॉरसेबल फ्यूचर के लिए एस्टैब्लिश होती है, लेकिन कोई बिजनेस पार्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए एस्टैब्लिश हो कि ये बिजनेस करेंगे, बात खत्म। जैसे 2 ठेकेदार, मान लो बड़ा सा मॉल बनाना है, एक ठेकेदार के बस की बात नहीं है, तो एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को बोलता है कि भाई हम दोनों मिल लेते हैं, और दोनों मिलके ज्वाइंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्वाइंट। और ज्वाइंट एंटिटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, VENTURE, वेंचर। वेंचर मतलब एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ज्वाइंट मतलब कि व्हेन 2 or more ऑर्गेनाइजेशन merged each other, joined each other for a particular business. पार्टिकुलर बिजनेस मीन्स वो कि 2 ठेकेदार जो है वो मर्ज होते हैं, यानी ज्वाइंट हो गए, अपना एक वेंचर बनाए, मतलब वो उनका पर्सनल बिजनेस चल रहा है, ये मॉल बनाने के लिए दोनों मिल गए, और ये मॉल बनाएंगे, यहाँ जो प्रॉफिट होगा हम लोग बांट लेंगे, चाहे जो रेशियो एग्रीड रेशियो हो सकता है, इसका 70% हो, इसका 30%, डिपेंड करता है कि आपका क्या एग्रीमेंट है। जैसे मॉल बन गया, फिनिश हो गया, हम लोग फिर अपना अपना बिजनेस करते रहेंगे, हम लोग अलग हो जाएंगे। तो दिस इज द ज्वाइंट वेंचर, एंड ज्वाइंट वेंचर डज नॉट फॉलो द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों नहीं फॉलो हुआ? बिकॉज वो पार्टिकुलर बिजनेस खत्म होने के बाद, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, हम बंद कर लेंगे बिजनेस को, तो गोइंग कंसर्न नहीं है, फॉरसेबल फ्यूचर के थोड़ी था। लेकिन टाटा कोई कंपनी की बात करते हैं, कोई कंपनी जब चलती है, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, अमेजन हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गई, SBI हो गया, RBI हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग हो गई, हमारा कोचिंग ही क्यों ना हो गया, एक छोटा सा कपड़ा का दुकान, दे ऑल फॉलो द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। तो गोइंग कंसर्न में हमेशा हमें याद रखना है कि बिजनेस को हम आगे बढ़ाने के लिए खोलते हैं, बंद करने के लिए नहीं खोलते। लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। एक्यूरेट का नहीं लिखा है, एक्चुअली नहीं लिख रहे थे, एग्जाम्पल सुना छोड़ दिए थे। हाँ। अरे हम लिख कहाँ रहे हैं इसे? अच्छा एक काम करो, एक्चुअल कॉन्सेप्ट के 5-7 लाइन छोड़ दो, क्या मीनिंग लिखाना है, उसके बाद गोइंग कंसर्न लगा लो। कंसिस्टेंसी लिखवाया था तो कल नहीं तुम टोका था, तो कल टोका नहीं था, भूल गए थे। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लिखवा देते, ठीक है ना। एज फॉर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस एंटिटी सेट अप और रन फॉर foreseeable future. They run their business for growth and expansion. Example: sole trading, partnership, LLP,
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी। They follow going concern concept, joint venture does not follow the going concern concept. Joint venture is the business entity which operates its business for a specified purpose. When the purpose are fulfilled, then joint venture entity closes its business. खाना है क्या? हो गया? Yes. So business entity की बात करें कहाँ पे? ऊपर सबसे फर्स्ट वाले फर्स्ट पैरा हाँ सर वो सेकंड वाले स्टार्ट के लिए फर्स्ट वाले इसमें ना हाँ which operates चलिए आगे चलिए एक्रोल में नहीं लिख पाए थे ना एक्रोल कॉन्सेप्ट कहाँ था गोइंग कंसर्न ये तो कंसिस्टेंसी थी हाँ लिख लो एक्रोल कॉन्सेप्ट tells us that whatever income or expenses accrued during the accounting year should be recognized in that accounting year.
all cash as well as credit transactions which are incurred should be recognized. In the year of occurrence. Occurrence मतलब क्या होता है? जिसका हुआ हो। हाँ, जिस साल हुआ हो, occurrence. चले आगे। चलिए, तो ये सब हो गया है। फंडामेंटल अकाउंटिंग हो गया मेरा। कितने थे फंडामेंटल अकाउंटिंग? बताओ क्या क्या था? कंसिस्टेंसी, अप्रूवल और गोइंग कंसर्न। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करा दिया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स हो उसको हम मनी के टर्म, तो जो भी मॉनेटरी टर्म्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया है, क्या किया है? इंपोर्ट किया है, तो वो फॉरेन करेंसी में हमने पेमेंट किया होगा। बट इंडिया में अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमको इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड मनी मीन्स द लीगल करेंसी ऑफ दैट कंट्री, मतलब INR में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंडिया में अगर अकाउंटिंग करते हैं तो कोई भी वैल्यूएशन अकाउंटिंग यानी कोई भी डेटा हम लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे, वो किस में लिखेंगे? रुपीज में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? रुपी फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आप लोग के लाइफ में, फ्रेंड सर्किल में 3 प्रकार के इंसान आपको दिखे होंगे। एक दिखे होंगे जो जल्दी गुस्सा कर जाता है, जल्दी कोई एक्शन लेता है, जल्दी रिएक्ट करता है। कोई मिला ऐसा दोस्त? कोई रहा है? साइलेंट नहीं रही, बोलिए आराम से। देखिए, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तो पढ़ाई में इंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा, पढ़ाई करेंगे। कोई ऐसा मिला? आपके साथ हुआ ऐसा? आप खुद है तो आप एग्रेसिव नेचर के हैं। क्या है? एग्रेसिव समझते हैं ना? तुरंत एक्शन लेना। एग्रेसिव हाई रिस्क जोन पे रहता है। जो जल्दी रिएक्ट करता है तो उसका झगड़ा तय है, झगड़ा जब हो जाता है तो उसको कहते हैं एग्रेसिव। एक होगा जो बीच वाला होगा, जल्दी गुस्सा नहीं करता लेकिन रिएक्ट कर जाता है। ऐसा होता है। ऐसा भी होगा कि थोड़ा वो टोकोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अफसोस मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब बार बार टोकेगा तो रिएक्ट कर जाएगा। उसको बोलते हैं मॉडरेट। बीच वाले को मॉडरेट कहते हैं, मतलब लो रिस्क पे है, हाई रिस्क पे नहीं है, लो रिस्क है उसके पास, रिएक्ट कर जाएगा वो। लेकिन एक होता है कितना टोको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कोई? शायद ही होगा। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। बड़ा कंजर्वेटिव माइंड का आदमी है यार, रिएक्ट नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव इंसान वो होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना है भाई, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। मॉडरेट उनको कहते हैं जो थोड़ा रिस्क लेकर चलते हैं, और एग्रेसिव कहते हैं जब पूरा रिस्क में रहते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, बाइक 25 के स्पीड में चला रहा है, तो उसको कंजर्वेटिव करो, नो रिस्क पे चल रहा है, तो जो हो जाए कुछ हो बट वो एकदम कंजर्वेटिव है। एक होता है जो 50-60 पे चल रहा है तो मॉडरेट में है। अरे कि अभी जस्ट हम हनुमान में गए, घूमिया आ गए, कोई गाड़ी से जा रहा था 110 के स्पीड, वो एग्रेसिव रिस्क को कहाँ फेंकाएगा पता नहीं। ठीक है, कितना वो तो 2-3 साल पहले वो यूट्यूबर था बाइकर, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। 280 का स्पीड था,
इसी के आसपास 300 क्रॉस करने के चक्कर में 300 पे मरा था। 300 क्रॉस करने के चक्कर में मरा। अच्छा 300 पे वो टारगेट पे था और 280 पे चला गया, मुड़ा नहीं सर। वॉटेवर। तो इसको क्या कहेंगे आप? एग्रेसिव। तो एग्रेसिव में रिस्क होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्रेसिव काफ़ी ऊपर भी जा सकता है लाइफ में। मतलब जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट में भी एग्रेशन रहता है, जैसे राहुल द्रविड़ को कंजर्वेटिव कह सकते हैं। राहुल द्रविड़ का बैटिंग नहीं देखे होंगे आप लोग, देखे हुए रोक रोक के खेलता है। हाँ, राहुल द्रविड़ जो बॉल जिसके नाम से हाँ, था, उसको चाहे पुजारा, टेस्ट का हाँ, पुजारा हाँ, है ना। और एग्रेसिव में विराट कोहली को कह सकते हैं, सौरव गांगुली का ये था। मॉडरेट में किसको कहिएगा? मॉडरेट कौन होगा? रोहित शर्मा। मॉडरेट पर खेलने में विराट कोहली है। नहीं, मतलब फील्ड में एग्रेसिव तो विराट कोहली रहता है ना। रोहित शर्मा मॉडरेट कहिएगा, वो ज़्यादा वो खाली वो अधिक करता है, पोक करता है, किसी को टोक देता है, पिन कर देता है, मजाक कर देता है, व्हाटएवर। लेकिन उसका अलग ही लाइफ स्टाइल, उसका हमको बड़ा अच्छा लगता है जो भी है। अकाउंट्स में जो है देखो, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बताए होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना सर? ये जो 3 वर्ड आप बोले, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म, ये तीनों इस तीनों एक्टिविटी पर अप्लाई होगा, एकदम हो जाएगा। बिजनेस जो है वो एग्रेसिव माइंड के मतलब एग्रेशन से चलता है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में फुल ऑफ रिस्क रहता है ना। बिजनेस तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, कल क्या होगा पता है। मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज है, इजराइल बॉम्ब गिरा दिया। परसों शेयर मार्केट में क्या हुआ था? परसों, कल नहीं, परसों मेरी प्रॉफिट काफी अच्छी चल रही थी 1:25 तक। आपको बताए थे 1:25 तक। और वो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर आता है, बोल देता है चुन चुन के मारेंगे, और वो 2 मिनट होता है 1:27 में सीधे वो नीचे चल जाता है। और एट द लास्ट हम 3 मिनट के लॉस पे चले जाते हैं। अच्छी खासी मेरी प्रॉफिट थी, अच्छी खासी प्रॉफिट थी। लेकिन आपको पता था कि वो ऐसा भाषण देगा, ऐसा बोलेगा, और मार्केट रिएक्ट करता है। ग्लोबल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मार्केट क्या करता है? रिएक्ट करता है। आज जैसे इलेक्शन इंडिया में है तो उसका ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर इससे बड़ा रिएक्शन तो इजराइल और ईरान के साथ हो रहा है। तो बिजनेस फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, कल क्या होगा पता नहीं। दूसरा प्रोफेशन होता है जिसको हम सेवा कहते हैं, सर्विस सेक्टर। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा रिस्क रहता है। और रिस्क कहाँ नहीं है? नौकरी में। अकाउंट्स में जब हम चलते हैं, देखिए ध्यान से, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लो कि एक बिजनेस में, लिखिएगा नहीं, अभी समझिएगा बेटा। ये सब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, अंडरस्टैंडिंग आपका क्रिएट कर रहा है और डेवलप कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा, जैसे बाइजू की कहानी को आप समझे कि हम बाइजू ने किस कॉन्सेप्ट को, अगर आप पूछिए कहीं भी बातें हो, मान लो सोसाइटी बातें हो, कहीं भी बातें हो कि बाइजू देखो यहाँ से वहाँ, तो बहुत सारा बात में बाइजू गिर गया, उसका अधिक था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अकाउंटिंग में कुछ गलती की ना, कुछ अपने मेथड पॉलिसी में गलती की, दैट्स वाई वो फेल हो गया ना। ये कह सकते हैं हम फेल कब होते हैं? हमारी पॉलिसी शायद साथ नहीं देती, हमारी पॉलिसी खराब हो जाती है, तब फेल होते हैं। हम पास कब करते हैं? हमारी पॉलिसी फेवरेबल होती है। तो बाइजू के फेलियर का कारण था उसका पॉलिसी। जो 17,000 करोड़ देख रहे हैं या 1 करोड़ देख रहे हैं, ये क्या है? ऑन पेपर डेटा है। क्या है? ऑन पेपर। कोई कंपनी का शेयर प्राइस मान लो कि 200 है, कल होके 100 भी हो सकता है। बैंक निफ्टी एक दिन में 75% ऊपर था। देखो बताते हैं, बैंक निफ्टी था 75% ऊपर, मतलब 100 लगाए तो 175 हो गया। और वही 1:26 पे 95% नीचे हो गया था। मतलब 100 लगाए ना, 5 रुपया हो गया। तो जहाँ आप 175 पे है, मतलब 100 लगाए, 75 हाई प्रॉफिट पे है, तो यहाँ पर कोई लालच में है कि नहीं 200 जाएगा तक बेच देंगे। और यहाँ पे तो बच जाता, और वो 1 मिनट में हो गया 95% डाउन, तो 5 रुपया, यानी आपके 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपये। तो यही कागज कहता है। कागज में 17,000 करोड़ था, अब इसकी अकाउंटिंग सही नहीं हुई, वही 0 हो गया। तो अब यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन मान लो गुड्स परचेज करता है। गुड्स मतलब क्या हुआ? सामान, कमोडिटी विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स मीन्स द कमोडिटी और थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, दैट्स कॉल्ड गुड्स। और बिजनेसमैन 2 प्रकार का गुड्स रखता है। एक जो गुड्स होता है उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, जिसको हम बेचेंगे, और एक गुड्स होता है जिसके लिए एसेट्स होता है, जिसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो कि बजाज, ये आदित्य विजन देखे होंगे, तो
आदित्य विजन में आप कहे एसी खरीदने, तो एसी उसके बाद जो बेचने के लिए पड़ा वो क्या है? गुड्स है। दोज कमोडिटी विच आर अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड गुड्स। बट आदित्य विजन में जो एसी इंस्टॉल्ड है वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए एसेट्स हो गया। कार शोरूम में जो कार पड़ी हुई है वो क्या है? गुड्स है। लेकिन कार का मालिक जिस कार से आया वो क्या है? एसेट्स है। गुड्स और एसेट्स समझ गए? एसेट्स विच आर परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर रिपीटेडली यूज, क्या वर्ड करेगा? रिपीटेडली यूज। वो हम बेचने के नहीं खरीदे। एक किसान जो है, किसान ट्रैक्टर खरीदा, क्या हो गया? रिपीटेडली यूज कर ले, एसेट्स हो गया। एक ट्रैक्टर शोरूम वाला ट्रैक्टर खरीदा, क्या होगा? गुड्स हो गया। कपड़ा शोरूम वाला कपड़ा खरीदा, क्या होगा? बेचने के लिए। और कपड़ा का पर्दा बना दिया, एसेट्स हो गया। लैपटॉप शोरूम में जो लैपटॉप है बेचने के लिए, गुड्स। एक हम उसी एक लैपटॉप में से हम एंट्री मार रहे हैं अपना अकाउंटिंग का, एसेट्स हो गया। ठीक है ना? तो गुड्स परचेज किए, ध्यान से समझिएगा, 10 लाख रुपए का, और ये था एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट। बताइए, ये वैल्यू ऑफ 10 लाख है और एक का वैल्यू कितना है? 100। तो यूनिट निकाल सकते हैं आप, 10 लाख अपॉन कितना आएगा? 10,000। तो कह सकते हैं 10,000 यूनिट्स बाई की हम लोग, क्योंकि कमोडिटी बाई करते तो नंबर्स में होते हैं ना, और हर नंबर के क्या होते हैं? वैल्यू होते हैं। जैसे हमें किताब के अंदर उसका एक रेट होगा, एक नंबर्स होंगे। तो मैं 10,000 यूनिट्स खरीदा। अब खरीदा किसके लिए? बेचने के लिए। अब हम जब खरीदे बेचने के लिए, जब तक नहीं बेचेंगे वो हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टॉक जिसने बताया कि स्टॉक में कितना सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक, स्टॉक है, इसी का स्टॉक है, बैग स्टॉक है। तो स्टॉक इन द सेंस व्हाट? द गुड्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर सेल व्हिच आर नॉट येट सोल्ड। हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, इस किराना दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है स्टॉक है, तो बेच दिया, सेल कहलाया। जो परचेज किया, परचेज कहलाया। तो परचेज हुआ जो इनफ्लो, इनपुट है, जो आ रहा है सामान, उसको हम परचेज कहेंगे। जो सामान खरीद रहे हैं, खरीद के हम सामान बहुत बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा हो गया यहाँ पे, तो स्टॉक हो गया, और हम बेच दिए, तो क्या करेगा? सेल कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। तो स्टॉक इन द सेंस व्हाट? जो हमारे शोरूम में, हमारे गोडाउन में जो पड़ा हुआ है वो स्टॉक है। स्टॉक, परचेज, सेल अलग होता है। परचेज से मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, परचेज से मेरा स्टॉक क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। परचेज के स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सेल से स्टॉक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब समझो, 10,000 यूनिट हमने परचेज किया, 10 लाख की स्टॉक अभी बन चुकी है, बन चुकी ना। मान लो कि हम सेल करते हैं, 9,000 यूनिट सेल किया एट द रेट ऑफ ₹150। ठीक है? 13 लाख कितना वैल्यू आएगा? 30,50,000 आएगा क्या? 9,000 यूनिट सेल किया बेटा। एक का वैल्यू कितना है? 100, ये 150 है। कितना होता है तुम बताओ ना। 59 मुझसे पूछ रहा है। 59 135, जीरो लगा दो, 13,50,000। अब मुझे बताइए बेटा, इस गुड्स का मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू 150 रुपये चल रहा है, और हम जो खरीदे थे 100। परचेज प्राइस कितना चल रहा है? 100 चल रहा है। अब मेरे पास स्टॉक बताओ कितना यूनिट बचा हुआ है? 10,000 खरीदे थे, कितना बेच दिए? 9,000। कितना बच गया? 1,000 यूनिट बचा। अकाउंटिंग में ना यूनिट्स और नंबर का नहीं, अकाउंटिंग हमेशा वैल्यू का करते हैं। अकाउंटिंग किसा करते हैं? वैल्यू। 1,000 तो यूनिट्स है, अब से कितने वैल्यू होंगे। अब आपका 2 रेट आ चुका है, जैसे 150 से वैल्यूएशन करें, 100 पे वैल्यूएशन करें। लॉजिकली आप बताइए कितना करेंगे? आप 100 पे, आप बताइए 100 पे, आप बताइए, आप बताइए क्यों 100 पे करेंगे? खरीदा जितना भी मिलेगा, उसके बाद ना प्रॉफिट मिलते हैं। चलिए तो हम 100 पे मान के चलते हैं, लेकिन हम एक और एग्जांपल देंगे आपको। कितना आएगा वैल्यू? 1 लाख। हाँ, चलिए तो एक और एग्जांपल। मान लो मार्केट प्राइस 90 रुपीज ही है, हो गया। मार्केट में वैल्यू हो सकता है ना ऐसा कि हम खरीदे ज्यादा पे, अब मार्केट में घट गया, और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। और मेरा स्टॉक कितना यूनिट है? 1,000। इसका वैल्यूएशन बताओ कितना करेंगे? 100 पे लेंगे। आप बताइए।
आप बताइए। सौ या 90? 100 या 90? आप बताओ बेटा कन्या। 100 या 90? वैल्यू कितना होगा वही होगा। हाँ वैल्यू कितना हो, जैसे रेट क्या लेंगे, रेट यहाँ में रेट लिया ना 100, 1 लाख वैल्यू हो गया। हाँ। यूनिट तो आपका एक ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि आपने 9 बेच चुका है। लेकिन इसका वैल्यूएशन करेंगे ना, किस रेट पे वैल्यू करेंगे, 100 पे करेंगे, 90 पे करेंगे, ये एवरेज कर देंगे, क्या करेंगे? तो बताओ आयुष, बोल दो, कोई चीज बोल दो, मारो तुक्का। 100 तो बोलो, आप बताइए बेटा 100 या 90? 100 तो बोलो, हाँ बोलो। सर 100 देखो यहाँ पे, देखो गलती हो गई। अब क्या गलती है समझाते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पर करेंगे 90 पे। देखो क्लोजिंग स्टॉक हो ना, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से मेरा सेल फ्यूचर तो हम सेल कर सकते हैं, मेरे कॉस्ट को कम करता है। अब बताओ, अगर हम इसको 1 लाख पर दिखाते हैं और यहाँ हम दिखा रहे हैं 90 पे, तो इसका डिफरेंस कितना है? 10,000 है। अगर हम 1 लाख पे दिखाते तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा दिखता। 1 लाख पे दिखाते तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा दिखता। 90,000 पे दिखा रहे हैं क्योंकि मार्केट में 90,000 है, लोअर पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट मेरा एक्चुअल में 90 पे दिखेगा। बेचेंगे तो इतना ही मिलेगा मुझे, बेचेंगे तो इतना ही मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि देखो, हम जैसे एक बिजनेस एंटिटी को जो प्रॉफिट होती है, तो उस प्रॉफिट पे बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्स देता है। समझ गए ना? जीएसटी प्रॉफिट पे नहीं जाता है, जीएसटी जाता है गुड्स के और सर्विस के वैल्यू पर जाता है। ठीक है बेटा? तो अब मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया प्रॉफिट दिखाए, ये स्टॉक की बात करते हैं, अलग प्रॉफिट है छोड़ दो, और मान लो टैक्स रेट में लो 30% है, तो 1 लाख का 30% कितना हो गया? 30,000। तो सरकार को ना टैक्स कितना जाएगा? 30,000। लेकिन अगर हम 90,000 दिखाते हैं तो उसका 30% कितना बनेगा? 9,027, 27,000। तो 27,000 टैक्स जाएगा। तो अगर हम 27 टैक्स दे रहे हैं तो मेरा टैक्स कितना बच रहा है? 3,000। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म मत होता है मिनिमम और नो रिस्क पे चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है इफ एनी लॉ प्रोबेबल लॉसेस, मतलब कोई भी प्रोबेबल लॉसेस हो, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी है कि लॉस हो सकता है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर दो, मान लो कि लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोबेबल इनकम है, प्रोबेबल इनकम है जो लगता है कि इनकम वो हो जाएगा, तो उसको उस समय तक रिकॉग्नाइज नहीं करो जब तक वो एक्चुअल में इनकम होना चाहे। और हम ये नोशनल प्रॉफिट 10,000 का बन रहा है। नोशनल मींस नॉट द एक्चुअल। अगर हम हायर पे कॉस्ट स्टॉक दिखा देंगे, हायर पे, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो सरकार को हम टैक्स ज्यादा देंगे। अब मान लो कि बाद में कम बेचे तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है किसके लिए बनाती है? अपने बनाती है कि पब्लिक के लिए बनाती है? पब्लिक के लिए। इनकम टैक्स का लॉ बनता है तो पब्लिक के लिए, कंपनी के लिए बनता है। तो कंपनी को जहां बेनिफिट होगा हम वही लॉ बनाएंगे। दैट्स व्हाई कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है इफ एनी प्रोबेबल लॉसेस हैपन it is recognized immediately, but if any probable income should not recognize until the income is confirmed. जैसे आपने मान लो मुझे एक सेल ऑर्डर आया, मान लो मुझे एक सेल ऑर्डर आया 10 लाख रुपए का, क्या उसको सेल मान ले? सेल ऑर्डर आया है, सेल मान ले? नहीं मानेंगे। क्रेडिट सेल हम कर दिए, हमने सेल कर दिया, क्रेडिट में ही है तो पैसा तो मिलेगा ना, तो उसको सेल मान लीजिए। जैसे कल मेरे यहाँ एक इंक्वायरी आया स्टूडेंट,
कि सर ये है सर, सुबह में आके हम कल फी जमा कर देंगे 7 बजे, आज बच्चे नहीं आए तो कल हम अपना बुक्स में एंट्री कल कर लेते हैं कि आज ही कल ही एंट्री कर लेते हैं। नहीं, वो प्रोबेबल इनकम है। तो संभावित इनकम को इनकम मत मानिए, क्योंकि जैसे आप इनकम मानेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स भी क्या होगा, तो प्रॉब्लम आपको बना है। टैक्स उस पर जो कंफर्म इनकम है, टैक्स उस पर मत जो कंफर्म इनकम नहीं है। यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहां पर स्टॉक शुड बी वैल्यूड at lower of cost और मार्केट वैल्यू। ये सब याद रखिएगा, सब कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में अप्लाई होने वाले हैं, सब कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में अप्लाई होंगे। ये समझ गए। अब देखो probable losses should be recognized immediately in the books. Probable income should not be recognized until it is confirmed. समझ गए? कहाँ से नोट करना है, कहाँ से, यहीं से ना, नोट कर लीजिए। चलो।